नमस्कार, आप देख रहे हैं जीपी न्यूज बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि अगर आपके पास कुछ इश्यूज हैं इनकम टैक्स को लेकर तो आप हमें कमेंट कीजिए। हमने 2 वीडियो डाले थे एक सप्ताह पहले जब बजट पेश हुआ था। वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। हमने उस वीडियो में आपसे वादा किया था कि आपके कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बैठे हैं फिर से श्री राजन शुक्ला जी के साथ में। राजन शुक्ला जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये आईटी और जीएसटी स्पेशलिस्ट है। इनका अपना कार्यालय है, ऑफिस है अपना, कटिहार में भी और पूर्णिया में भी। तो हम आज बात करेंगे कि जो बजट में जो पेश किया गया इनकम टैक्स स्लैब, उसको जो सरकार ने को अप्रूवल दिया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे जो हमारे दर्शक ने कुछ कमेंट किए हैं और उनका जो सवाल है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसका क्या सटीक उत्तर हो सकता है। तो आइए मिलते हैं श्री राजन शुक्ला जी से। तो शुक्ला जी, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, तो आपका स्वागत है जीपी न्यूज बिहार में। धन्यवाद सभी दर्शकों का। आज हम जो बात करने वाले हैं आपसे, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा हमने पहले भी बताया था कि जो इनकम टैक्स का स्लैब जो बनाया गया है उस स्लैब में बहुत कुछ कंफ्यूजन है। हमारे दर्शक पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं कि ये स्लैब जो बनाया 0 to 4%, 4 to 8, 8 to 12, 12 to जो भी है, तो इसको हमने हालांकि कोशिश की थी कि उसको क्लियर करें हम पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन है। तो वो कंफ्यूजन जो भी है और हमारे जो दर्शक ने जो हमें कमेंट किया है हमारे प्राइवेट मैसेज पर, उसके ऊपर हम आपसे बाद में बात करेंगे। लेकिन आप एक चीज बताइए कि किसी का ये कहना है कि भाई जो स्लैब में दिया हुआ है, स्लैब के अलावा जो सरकार ने बोला है कि भाई 12% तक आपको 12 लाख रुपए तक आपको रिबेट मिलेगा, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो वहां पर लोगों की कंफ्यूजन ये है कि अगर 12,50,000 रुपये हो गया तो उसका क्या होगा। लेकिन इस पर जाने से पहले मेरा छोटा सा एक सवाल है कि ये इनकम टैक्स स्लैब मेरी जानकारी के अनुसार और जो मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है उसके अनुसार ये स्लैब मध्यम वर्ग के लिए है। मध्यम वर्ग को ये सहूलियत दी है सरकार ने। तो पहले तो आप ये बता दीजिए कि मध्यम वर्ग क्या होता है और उसकी लिमिटेशन क्या है, उसको कैसे हम मापते हैं कि ये आदमी मध्यम वर्ग में आता है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स में ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि मध्यम वर्ग। ये बजट में है सभी के लिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ जो भी पर्सन है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से, और एचयूएफ जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के में रजिस्टर्ड है। तो सिर्फ ये जो 12 लाख तक का छूट है और जो स्लैब अप्लाई होता है ये केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को अप्लाई होता है। तो इसमें मध्यम वर्ग ऐसा कहीं डिफाइन नहीं है कि मध्यम वर्ग किसको कहते हैं। और दूसरी बात, हम लोग बोलचाल और की भाषा में कहते हैं कि मध्यम वर्ग मतलब उसका इनकम 5 लाख से 15 लाख के आसपास, इसी के बीच में वैरी कर रहा होगा साल का। तो ये हो गया मध्यम वर्ग का। और आपका एक और सवाल था कि 12,50,000 अगर इनकम हो गया तब क्या होगा। तो इसमें प्रोविजन क्या है कि गवर्नमेंट एक रिलीफ दी है, मार्जिनल रिलीफ। अगर 12 लाख से ऊपर इनकम हो जाता है हमारा तो हमारा स्लैब कैलकुलेशन चालू हो जाएगा वहां से। जैसे 0 to 4 लाख तक नील, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, और 20 से 24 25%, और 24 से एबव जाने पर 30%। तो ये हमारा स्लैब है न्यू जो इस बजट में पास हुआ है। ठीक है। तो इस बजट और 12 लाख तक के लिए 60,000 का रिबेट दे रही है गवर्नमेंट। अगर 12 लाख 1 रुपया इनकम हो जाता है हमारा तो ये 60,000 का रिबेट नहीं मिलेगा। फिर हम स्लैब से चालू करेंगे और स्लैब के अकॉर्डिंग जब हम जाएंगे 12,50,000 तक तो हमारी उस स्लैब के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जो ही हम
50,000 तक जाएंगे और हमें रिबेट मिल रहा था 60,000 रुपए तक का, तो वो रिबेट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन उससे बचने के लिए इसको एक तरीके से और देखा जाए कि 60,000 हमें रिबेट मिल रहा था, लेकिन हमने तो 12 लाख से अधिक सिर्फ 50,000 कमाया और 50,000 कमाया और 60,000 हम इस पर टैक्स भरे। इससे ये तो उल्टा हो जाता है ना। इसको बाइफर्केट करने के लिए, इसको से रिलीफ देने के लिए एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है कि आपका जितना तक आपको रिबेट मिलता उतना तक का इनकम पे आपको बस इनकम ही टैक्स उतना ही देना होगा जितना कि आपको इनकम बढ़ा। दैट मींस सिर्फ 50,000 रुपए, तो 50,000 टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, ये बात कुछ हद तक अब क्लियर होती नजर आ रही है कि अगर 12 लाख से आपका इनकम ज्यादा हो गया तो जितना ज्यादा आपका इनकम हुआ उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, 60,000 से कम तक। हाँ, 60,000 का रिबेट तो आपको 60,000 का रिबेट मिलेगा आपको। हाँ। ठीक है, तो 12 लाख के ऊपर जितना भी होगा वो देना पड़ेगा। लेकिन अब सब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये, हमारे एक दर्शक है, आपको बता दूं कि दिल्ली से श्री पंकज पांडे, उन्होंने मुझे एक प्राइवेट मैसेज भेजा था, उस पर इन्होंने एक कैलकुलेशन भी भेजा है साथ में। तो हम इस पर थोड़ा सा आपसे चाहेंगे कि इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। इनका कहना है कि 0 to 4% 0% है टोटल, कुछ नहीं है। 4 to 8% में जो 5% लगता है, 4 to 8 लाख में 5% लगता है। तो अगर 12,75 आपकी इनकम है 12,75,000, तो 75,000 तो वैसे ही आपको क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला हुआ है 75,000। ठीक है, तो उसमें जो 5% के हिसाब से 12,75 में लगता है 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये टैक्स बनता है उसका, और 15,75 के हिसाब से भी 20,000 आपका बनेगा, उसी स्लैब में 20,000 आपका बनेगा। जब 8 से 12 लाख रुपए की इनकम हो जाती है आपकी, तो उस पर लगता है 10%, जो कि 40 लाख रुपये हो गए। तो ये 20 और 40 ये मिला के जो 60,000 रुपये बनते हैं, ये 60,000 रुपये आपको 12,75 तक की इनकम के लिए आपको रिबेट दिया गया है। राइट। लेकिन जहां 12,75 से आपकी इनकम बढ़ गई, जैसे 15,75 हो गया, तो आपका नेक्स्ट स्लैब में आएगा जो 12 से 16 लाख का है, जिसमें 15% लगते हैं। तो वो पैसा जो है जहां आपका उससे आगे बढ़ा, फिर वो शुरू से लेके जो 4 लाख है उसको छोड़ के आगे जितना भी अमाउंट है उस टोटल अमाउंट पर आपको टैक्स लगेगा। उनका ये कहना है, आप क्या कहेंगे इस बात पर? नहीं, इसमें कुछ कैलकुलेशन उनका अंतर है। कैलकुलेशन का हिसाब है कि 12 लाख से ऊपर होने पे आपको रिबेट नहीं मिलेगा। मतलब वो जो कैलकुलेट किए 4 लाख से 8 लाख रुपए तक में 5%, तो 4 लाख का 5% 20,000 रुपया, और फिर नेक्स्ट 8 लाख से 12 लाख तक में 10% 40,000 रुपया, 40 20 60,000 रुपया जो उनको रिबेट मिल रहा था अब नहीं मिलेगा। अब फिर 12 से 16 वाले स्लैब में 15% इनको देना है। तो उनकी इनकम अगर 15 लाख रुपए होती है तो 3 लाख पे 15%, 15 या 45,000, 45,000 उधर 60,000, 95,000, 1,05,000, 1,05,000 रुपया उनको पे करना पड़ेगा। प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना होगा। वो तो सब में है, वो तो सब में है। वो चाहे वो ओल्ड रिजीम हो कि न्यू रिजीम हो, हाँ। वो तो आपको सेस जितना भी तरह का लगता है वो तो पे करना पड़ेगा। अब यही चीज है कि जो 87A में जो रिबेट आपको दिया गया वो सिर्फ 12 लाख के इनकम तक ही है। उसके बाद जो भी होगा तो आपको उस स्लैब के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स। ठीक है ना? 60,000 का जो बेनिफिट था वो नहीं मिलेगा 12 लाख से ऊपर। तो 12 लाख से फिर तो वही बात हो गई ना, 12 लाख से ऊपर में 45,000 ये हो गए, 45,000 ये हो गया, और 40,000 रुपया उधर का हो गया, तो 1,05,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि लोगों को बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि हमें 12 लाख रुपए तक की छूट मिल गई। वो छूट तभी तक है जब तक 12 लाख तक ही है आप। ठीक है ना? जब तक आप 12 लाख तक ही है तभी तक आपको छूट मिलेगी। 12 लाख से थोड़ा भी ऊपर बढ़ गए तो आपको कोई छूट नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो स्लैब जो है इन्होंने
पिछले साल के मुकाबले स्लैब बढ़ा दिया है। ठीक है, स्लैब बढ़ा दिया, पहले 4 स्लैब थे, अब 5 स्लैब कर दिया है। तो अब पहले जहां 20% टैक्स लगना था वहां 15% टैक्स लगेगा आपको। बस यही एक रिलीफ है इसमें, राइट। क्योंकि इसके हिसाब से अगर हम पिछला देखते हैं, पिछले साल का, तो हमें जो 1550 का था, पर 50,000 पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन था, तो उसमें हमको लगते थे 1,40,000 रुपये टैक्स। ठीक है, तो अब वो 1,40,000 की जगह 1,05,000 रुपया लगेगा। बस इतना ही छूट है। अब वो भी रीजन ये है सिर्फ कि आपका जहां 20% लगने का था, पिछले स्लैब में 20% लगता था, वहां 15% लगेगा। ये भी बता दीजिए कि ये लागू कब से होगा? ये लागू होगा वित्त वर्ष 25 से 26, 2025 से 2026 जो वित्त वर्ष है उसमें ये अप्लाई होगा। यानी कि जो हम आईटीआर फाइल करेंगे 2026 में, उसमें ये एप्लीकेबल होगा। करेंट ईयर 2025 के अप्रैल के बाद से जो फाइल होगा इसमें ये स्लैब अप्लाई नहीं होगा। तो दर्शकों को एक चीज बता दें कि जो सेशन जो चलता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का चलता है। तो अभी तक जो स्लैब हमारे पास थे पहले के, अभी जो आदमी जुलाई में जो टैक्स जमा करेगा, रिटर्न फाइल करेगा, वो पिछले साल का फाइल करेगा, वो 7 लाख तक उस पर 7 लाख रुपये तक ही है। और अब ये नया वाला जो है, ये नया अगले साल जुलाई में, यानी जुलाई 26 में, 26 में जो रिटर्न फाइल करेगा उस पर ये चीज लागू होगा। अब एक चीज और बताइए कि ये जो ओल्ड रिजीम था और न्यू रिजीम है, इस दोनों में कौन सा बेहतर रहेगा? जिसकी सैलरी 12 लाख रुपये तक है या 12,75,000 रुपये तक है, उसके लिए दो में से कौन सा बेहतर रहेगा? उसके लिए न्यू रिजीम काफी बेहतर है। उनमें आपके पास कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। ऐसा ओल्ड रिजीम में काफी है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जो तभी हमको उसका बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स में। और इसका मतलब कि जो टैक्स पेयर हैं या सामान्य लोग हैं, सैलरी एम्प्लॉय हो चाहे छोटे मझोले बिजनेसमैन हो, उन लोगों को बाउंड होकर के इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था क्योंकि चैप्टर 6 का उनको डिडक्शन चाहिए ओल्ड रिजीम में। लेकिन न्यू रिजीम में ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर नहीं इन्वेस्ट करते फिर भी आपके पास 12 लाख तक का सीमा है। 12 लाख तक का इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं लगना है। और इस जहां तक महंगाई की बात कह रहे थे आप, तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि 8वां वेतन आयोग गठित हो चुका है, तो इसमें इसका मतलब है कि ये सैलरी हाइक होने वाली है। तो एक और नजर से हम लोग देख सकते हैं कि सैलरी हाइक होगी तो स्लैब ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ भागेगा। तो हमको लगता है कि वित्त मंत्री ने इसको भी ध्यान में काफी रख करके स्लैब को 7 से 12 लाख तुरंत पहुंचाया है। इतना लंबा जो गैप हुआ है 5 लाख का, वो इस चीज को भी उन्होंने कंसिडर किया है कि 8वां वेतन आयोग में सैलरी तो बढ़ने वाली है लोगों की, इसकी वजह से एक नजरिया मेरा ये भी है। बिल्कुल सही बात आपने कहा, ये अच्छी बात बता दी लोगों को, क्योंकि जनरली हमने देखा है ये कि जब जब वेतन आयोग लागू हुआ है सामानों के दाम बढ़े हैं। क्योंकि मैं जो समझता हूँ, ये समझता हूँ कि महंगाई आम लोगों पर निर्भर नहीं करता है, महंगाई निर्भर करता है उन लोगों के लिए जो वेतन आयोग के तहत जो आते हैं, उनकी सैलरी बढ़ती है, इस वजह से महंगाई बढ़ती है। और भी एक कंफ्यूजन रहता है लोगों में कि क्या सिर्फ ये न्यू रिजीम सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए है, ये बहुत बड़ा या फिर सभी के लिए है। तो मैंने पहले भी कहा कि ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है, चाहे वो सैलरी हो या बिजनेसमैन हो, सभी के लिए, या सीनियर सिटीजन हो, सभी के लिए ये न्यू रिजीम अप्लाई है। जैसा कि आपने बताया अभी कि ये जो टैक्स है ये हर किसी के लिए है। ये चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो बैंक एफडी से आपको पैसा मिला हो इंटरेस्ट, या सेविंग अकाउंट से आपको इंटरेस्ट मिला। करंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो किसी भी तरह से आपकी आमदनी अगर 12 लाख रुपये तक है तो उसमें आपको ये रिबेट आपको मिलेगा। नहीं, जैसे इसमें स्टेटस है इंडिविजुअल एचयूएफ, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर एलएलपी हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो, उसके लिए अलग स्पेशल रेट है। जैसे कि एलएलपी और पार्टनरशिप के लिए 30% है, प्राइवेट लिमिटेड के लिए अगर
वो स्मॉल में आते हैं तो 25%, अदरवाइज 30% है प्राइवेट लिमिटेड के लिए। पार्टनरशिप फर्म के लिए भी 30% है। उन्हें ये सब का कोई स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे कि लेकिन पार्टनरशिप में अगर वो पार्टनर को मिलेगा 12 लाख तक का एग्जम्पशन और ये स्लैब का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन फर्म को नहीं मिलेगा। पार्टनर के सैलरी और रेम्युनरेशन पे स्पेशल प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी और रेम्युनरेशन मिलेगा। फिर भी अगर पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट बच जाता है तो पार्टनरशिप फर्म का 30% लगेगा उस पर टैक्स। लेकिन जब क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट पेन होता है, सेपरेट बैंक अकाउंट होता है, तो उनका आइडिया सेपरेट फाइल होगा, और जब आइडिया सेपरेट फाइल होगा तो उसमें 30% कैलकुलेशन होगा। 30% वो तो कंपनी के ऊपर ना, पार्टनरशिप फर्म के लिए। हाँ, मतलब वही पार्टनरशिप फर्म जो है, फर्म में अगर 12 लाख 15 लाख 20 लाख जो भी प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर टैक्स लगेगा 30% इनको। लेकिन जो रेम्युनरेशन मिल रहा है इनको पार्टनर को, उस पर तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा। जी जी जी, उनको स्लैब का बेनिफिट मिलेगा, 12 लाख तक का छूट मिलेगा, उसको उनको छूट मिलेगी है। इसमें एक सवाल और पैदा होता है कि जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसमें क्या होता था कि लोगों के पास पैसे बचते थे, उनको बचाना पड़ता था, क्योंकि उनको एफडी करना पड़ता था, उनको एलआईसी लेनी पड़ती थी, उनको किसी भी तरह से उनको इन्वेस्ट करना पड़ता था, क्योंकि उनको छूट लेनी है, तो उनके पास तो पैसा बचता था। बट इसमें जो 12 लाख रुपए तक का जो छूट दे दिया इन्होंने, तो अब लोगों के पास अपना पैसा नहीं बचेगा, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो मार्केट में खर्च करेंगे। तो सरकार तो एक और तरफ से बहुत बढ़िया एक तरीका अपना लिया है कि आपके पॉकेट में जो पैसा है वो उठा के मार्केट में दे दो, आपके पास पैसा बचेगा नहीं। क्योंकि जनरली लोगों की जो टेंडेंसी होती है सेविंग करने की बहुत कम होती है, क्योंकि उनको आवश्यकता ही इतनी है। जो मिडिल क्लास है, जिनको 8 लाख 10 लाख 12 लाख रुपए सैलरी मिलती है, उनको फैमिली है, फैमिली का ये है, बहुत तरह के खर्चे होते हैं जो कि पैसा बचा नहीं पाता है वो। तो उस समय तो वो कंजूसी करता था अपने खर्चे में, कहा कि वो बचाएंगे तो टैक्स बचेगा हमारा, एफडी करेंगे तो। बट यहाँ पर तो अब वो खुला खर्चा करेंगे, अब पैसा जाएगा मार्केट में, इनके पास तो कुछ भी नहीं रहा, वो तो बस हो गया ही। हाँ, मैं आपके कहने से काफी सहमत हूँ, क्योंकि ये तो सरकार ने इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्कीम नहीं निकाला। ये बहुत बड़ा डिमेरिट है, और लोगों के पास, आप सही बोल रहे हैं, चाहे वो एलआईसी के माध्यम से वो लोग पैसा जमा करते थे साल का, और वो एक साथ लमसम 8-10 साल में एक मोटा अमाउंट उनको मिलता था, जो कि हो सकता है कोई घर बनाने के लिए रखता है, या फिर कोई बच्चे की शादी के लिए, या फिर बच्चे की पढ़ाई के लिए रखता है। लेकिन अभी अगर जनता या फिर आम आदमी या मिडिल क्लास जो बोल रहे हैं हम लोग, वो अगर स्मार्ट नहीं होगा ना, तो फिर इसमें वो उलझ जाएगा, और वो आगे चलकर उसको काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, फंड को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के। क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि आप अपने पॉकेट से खर्च करते रहिए, आपको फंड अवेलेबल है आपके पास, आप खर्च करिए, इन्वेस्टमेंट की तरफ आपका ध्यान ही नहीं केंद्रित कर पा रही है। ये सरकार इस मामले में काफी, मैं समझता हूँ कि लोगों के उम्मीद के मुताबिक खरा नहीं उतर रही है, कि लोगों का फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग नहीं हो पा रहा है। तो ये मानते हैं कि हाँ, इसमें बहुत बड़ा डिमेरिट है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं किया है। हम लोगों ने काफी एक्सपेक्ट किया था कि जो कैपिटल गेन जो पिछले साल बढ़ाया गया था वो काफी बढ़ा गया है, और उसमें कुछ कटौती करने की उम्मीद थी हमें इस साल, लेकिन हमने देखा कि कोई उस पर चर्चा ही नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने कुछ कुछ लाइन भी नहीं बोला कैपिटल गेन के लिए। हमें काफी उम्मीद थी कि इस बार हो सकता है कि कुछ परसेंट, जैसे 5% बढ़ा था पिछले साल, हो सकता है कि 2.5% कम करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का भी काफी प्रेशर था कि लोग अब कैपिटल मार्केट या फिर लॉन्ग टर्म एसेट के बारे में सोच नहीं रहे, क्योंकि 20% में टैक्स देना पड़ रहा है गेन होने पर। तो उसका लिमिट नहीं है कि कितने अमाउंट पर 20% रहेगा, बट 20% वो उसका स्टैंडर्ड रेट है कि जो भी गेन हुआ आपको 20% देना पड़ेगा। लेकिन उसमें तो एक ऑप्शन दिया हुआ है ना कि अगर आपका कैपिटल गेन हो रहा है तो या तो आप विद इन 1 ईयर प्रॉपर्टी खरीद लीजिए तो कोई टैक्स नहीं है, या फिर आप उसको गवर्नमेंट का कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, जैसे NHAI में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा
तो आपको कैपिटल गेन पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा, बट यू हैव टू कीप दैट मनी एटलीस्ट फॉर 5 years। कम से कम 5 साल के लिए आपको वो पैसा NHAI के पास रखना होगा। उसके बाद वो जो पैसा है उसको निकाल के आप फिर फ्री है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसका कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये तो पहले से है ये नियम। छोटे बिजनेस के लिए एक और है, जो भी बिजनेसमैन डिजिटली माध्यम से अपना व्यापार करते हैं, अपना लेन देन करते हैं, 95% तक सेक्शन 44 AD में है कि आप अगर डिजिटल के माध्यम से आप लेन देन करते हैं तो आपका 8% नहीं 6% पे टैक्स लगेगा, 6% टर्नओवर पे टैक्स लगेगा, जो कि और उसका ऑडिट का लिमिट का दायरा था 5 करोड़ रुपए। तो उस हिसाब, और इस बजट में देखिए अगर आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ तक है तो 2 करोड़ का 6% 12 लाख होता है, तो 12 लाख तक आपका माफ हो गया इनकम टैक्स। तो वैसे बिजनेसमैन जो कि डिजिटल माध्यम से बिजनेस करते हैं, लेन देन करते हैं, उनके लिए 2 करोड़ तक कोई टैक्स नहीं है, 2 करोड़ तक टर्नओवर पे कोई टैक्स नहीं है। डिजिटल बिजनेस मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पेमेंट डिजिटली हो रहा है जी, लेन देन जो हो रहा है वो चेक से नहीं होके, ड्राफ्ट से नहीं होके, वो ऑनलाइन पेमेंट जो करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अकाउंट पे चेक भी चलेगा, आरटीजीएस एंट्री पे चलेगा, लेकिन बेरर चेक नहीं चाहिए। बेरर चेक नहीं चाहिए, मतलब कैश नहीं होना चाहिए। कैश नहीं होना चाहिए। नहीं, कैश पर तो वैसे भी सरकार ने बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी है। हाँ। तो खैर, तो दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपके मन में उपजे और हमारे मन में उपजे सवालों के जवाब हमने श्री राजन शुक्ला जी से लिए। लेकिन इसमें इस बात को खत्म करने से पहले मैं एक चीज अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा और सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा मैं कि आम पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, ठीक है आपने टैक्स स्लैब तो बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कुछ एक ऐसा कानून भी बनाना चाहिए साथ में कि जो सैलरीड पर्सन है जिनकी आमदनी 12 लाख या 12,75,000 तक की है, उनके ऊपर एक बंदिश होना चाहिए कि आपको साल में इतना रुपया आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस हिसाब से जो अभी जिस हिसाब से छूट दी गई है, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि आपके पॉकेट का पैसा सीधा का सीधा मार्केट में जाएगा, मार्केट को फायदा मिलेगा, देश का ग्रोथ होगा, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन आपके पास आपकी सेविंग नहीं बचेगी। तो या तो आप अपने दिमाग से अपना कैलकुलेशन करें, अपना फैमिली देखते हुए, आमदनी देखते हुए, तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सरकार अगर ये एक बॉन्ड दे देती है इसके ऊपर, जैसे टैक्स स्लैब बना दिया, उस हिसाब से अगर उसका भी स्लैब बना दे तो मैं समझता हूं कि वो आम पब्लिक के लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।